हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो आपका यूके पीएससी द्वारा आयोजित क्वेश्चन पेपर है और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का कार्य करेगा। तो जो भी अभ्यर्थी जो है यूके पीएससी या यूके एसएससी का एग्ज़ाम आगे आगामी देने वाले हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों का प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस और साथ ही आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम है, यूकेएसएससी के ग्रुप सी के जो भी एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए बिना क्लास को स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फेजेंटा फेजेंडा जाना जाता है। तो दोस्तों, फेजेंडा क्या चीज़ है? तो फेजेंडा दोस्तों, जो ब्राज़ील में जो कहवा कहवा होता है दोस्तों, कहवा के जो बागान होते हैं, उनको कहा जाता है दोस्तों फेजेंडा। क्या कहा जाता है? कहवे के बागान जो होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। और ये कहाँ होते हैं दोस्तों? ये होते हैं ब्राज़ील में। कहाँ होते हैं? ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बिना स्किप किए आप पूरी क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डार्लिंग है। डार्लिंग क्या है दोस्तों? तो डार्लिंग क्या है दोस्तों? डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि ये जो है एक नदी है और जो ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसको डार्लिंग नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? तो दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो विशेषता है, ये साल भर वर्षा वाले वन कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, चीन की जो सबसे लंबी नदी है, वो यांगत्से कियांग, यानी कि चीन की सबसे लंबी नदी को यांगत्से कियांग नाम दिया गया है। और ये जो सिक्यांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। तो चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो यांगत्से कियांग है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो दोस्तों, कौन से देश ऐसा है जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का नाम दिया गया है? तो वो है दोस्तों भूटान। तो भूटान जो है, भूटान देश को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, भूटान को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जापान के सुदूर उत्तरी द्वीप है। तो जापान को जो सुदूर उत्तरी द्वीप है दोस्तों, कौन सा है? वो है होनकोडो। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? होंकोडो। होंकेडो जो है जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर वायु जो है बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो पवन है दोस्तों, हवाएं जो है वो दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर वह विचलन करती रहती हैं। तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण मुख्यतः यही होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो अगर हम बात करें पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की, तो पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है दोस्तों, वह है शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है। और अगर हम सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह की बात करें दोस्तों, वह है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध। ठीक है, तो ये है इसका हिसाब किताब। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सब सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अगर हम एशिया महाद्वीप से बाहर की बात करें तो विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? वो है आपका माउंट एकोनकागुआ।
तो एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर माउंट एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकोनकागुआ। ठीक है दोस्तों, माउंट एकोनकागुआ जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 6,961 मीटर दर्ज की गई है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो अगर हम विश्व के सर्वोच्च सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें दोस्तों, वो है आपका एंजल जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, कौन सा जलप्रपात? वह है एंजल जलप्रपात है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये वेनेजुएला। कहाँ है दोस्तों ये? वेनेजुएला में है, जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये वेनेजुएला का एक झरना के तौर पे झरना है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें भी नेक्स्ट क्लास लाने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए बिना कोई देरी किए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्याखेट क्षेत्र जाना जाता है। तो यूरोप के जो उत्तरी सागर का मत्स्याखेट जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है डांगर किनारा। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? डांगर किनारा। तो उत्तरी सागर के डांगर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य संग्रह ग्रहण क्षेत्र में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अगर हम युग्म के सुमेलित की बात करें तो यहाँ पर तराइन का युद्ध ये भी गलत है, पानीपत का युद्ध भी गलत तिथि इसमें है। अगर हम बात करें चंदावर का युद्ध, दोस्तों चंदावर का युद्ध जो है 1194 में ही हुआ था, 1194। ठीक है, 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। दोस्तों जो गलत आंसर है उनको पढ़ के हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार सुनी हुई चीज़ पे माइंड में जम रह जाती हैं तो गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए हमने केवल चंदावर का युद्ध 1194 में इसको स्टडी किया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध हिस्सा है? तो दोस्तों जो गांधी सागर बांध वो किसका हिस्सा है? अगर हम बात करें गांधी सागर बांध की, तो ये दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, गांधी सागर बांध पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है। ये चंबल नदी पर बना गांधी सागर डैम जो है भारत के 4 प्रमुख डैमों में से एक है। और यह बांध जो है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना जो है गांधी सागर बांध जो है दामोदर घाटी परियोजना का ही एक हिस्सा है। और यह बांध जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है दामोदर घाटी परियोजना और गांधी सागर बांध। इसका जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो 22.184 22.184 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 22.184 किलोमीटर इस जो है परियोजना का जो है जल ग्रहण क्षेत्र इसका है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? आप देखिए यहाँ पर हमको दिया गया लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी। तो दोस्तों इसमें से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सबसे अधिक उपजाऊ है। सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी गंगा घाटी में पाई जाती है, जहाँ यह गंगा नदी द्वारा जमा की जाती है। ये मिट्टी भारत के लगभग 35 से 40% क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जो 35 से 40 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो अगर हम इसके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बताएं तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है दोस्तों? वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों भारत का आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल बहुत कम है इसका, 32 वर्ग किलोमीटर।
तो लक्षद्वीप का जो एरिया है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर हम बात करें दोस्तों वो है लद्दाख। लद्दाख दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो है, इसकी अगर हम बात करें एरिया की 59,196 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर, इतना इसका एरिया है दोस्तों। 59,196 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है वो है आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अगर हम एरिया की बात करें 32 वर्ग किलोमीटर है। और अगर सबसे बड़े की बात करें तो वह है लद्दाख और लद्दाख की है 59,196 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है। तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है दोस्तों वो निर्माणाधीन है किसके? अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन परियोजना की, तो ये मुंबई और अहमदाबाद यानी कि साबरमती, ठीक है, मुंबई से साबरमती के बीच में दोस्तों बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माण चल रहा है। तो देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत होगा, ठीक है, सूरत में इसका स्टेशन बनेगा। और बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच ये लगाई जानी है, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन लगनी है और इसका जो सेंटर है वो सूरत में रहेगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो भारत में सबसे जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, वह है आपकी अरावली, ठीक है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक वर्ण पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है, ठीक है दोस्तों। तो भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो अरावली है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तेल यानी कि पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? अब बात करेंगे कि किसमें पेट्रोलियम का कार्य नहीं होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जामनगर जामनगर भी एक पेट्रोलियम शोधशाला है। और इसके अलावा डिगबोई भी है, बरौनी भी है, लेकिन जमशेदपुर दोस्तों ये जो है पेट्रोलियम शोधशाला में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो जमशेदपुर दोस्तों ये इस्पात का कारखाना है, किसका है? इस्पात का कारखाना है। और जमशेदपुर पड़ता ही कहाँ है दोस्तों, ये पड़ता है आपका झारखंड में। कहाँ होगा जमशेदपुर? ये है दोस्तों झारखंड में, आप नोट कर लीजिएगा। और ये किस चीज़ का कारखाना है? ये है इस्पात का कारखाना है। अगर हम जामनगर की बात करें, डिगबोई की बात करें, बरौनी की बात करें दोस्तों, ये तीनों के तीनों तेल पेट्रोलियम के शोधशाला हैं। लेकिन जमशेदपुर दोस्तों ये झारखंड के अंतर्गत आता है और ये इस्पात का कारखाना है। यहाँ नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी भी जमशेदपुर में है दोस्तों। कहाँ है? नेशनल मेटलर्जिक लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, ठीक है दोस्तों। जरूर इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो भारत की जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 382 रही है, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? वो 382, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कैमूर यानी कि कैमूर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में जो कैमूर यानी कि कैमूर नामक स्थान प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? वह है सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश में कैमूर नामक स्थान प्रसिद्ध रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सापुतारा पर्वतीय पर्वत पर्यटन स्थल स्थित है। अगर हम सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल की बात करें तो दोस्तों कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में, ठीक है। सापुतारा पर्वतीय पर्वत पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। और सापुतारा भारतीय राज्य गुजरात में एक बहुत ही लोकप्रिय, अगर हम बात करें तो ये एक लोकप्रिय पर्वत स्थल है दोस्तों, ठीक है, सापुतारा पर्यटन स्थल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र स्थित है। तो बांदीपुर जो बाघ संरक्षण क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है आपका बांदीपुर की अगर हम बात करें दोस्तों ये है आपका
कर्नाटक में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक में। और अगर हम इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में 1974 में दोस्तों एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया था। तो बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर बाघों की संख्या बहुत अधिक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सांभर झील भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में है सांभर झील और ये जयपुर नगर के समीप स्थित एक लवण यानी खारे पानी की झील है। तो सांभर झील किसी की झील है? यह है दोस्तों खारे पानी की। ठीक है, सांभर झील किसकी है दोस्तों? ये है राजस्थान में है एक तो, और दूसरा ये खारे पानी की झील है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस चार्टर को एक जीवाणु कहा जाता है जिसे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? तो अगर हम बात करें अगर किस चार्टर को एक जीवाणु कहा जाता है, तो ये यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चार्टर ऑफ 1600 को, ठीक है, चार्टर ऑफ 1600 को दोस्तों एक जीवाणु कहा जाता है। इसको वह जीवाणु कहा जाता है जिसे जिससे पश्चात सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों जो मद्रास एजेंसी है उसको प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1665 में। 1665 में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में हुई थी। तो दोस्तों भारत में प्रथम जो मेयर न्यायालय की स्थापना जो है 1667 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों मद्रास में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों कौन सा कानून का प्रावधान था कि जिसमें भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो वो था दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1833 का। ठीक है, 1833 का जो है ये नौकरियों के प्रतिबंधित नहीं करने का चार्टर्ड एक्ट बना हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो ये कार्य किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये कार्य किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों जो पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था वो किया गया था वर्ष 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1909 का जो अधिनियम था उसके अनुसार पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वर्ष 1945 की वावेल योजना का घोषित उद्देश्य था। तो दोस्तों जो 1945 में वावेल योजना का घोषित उद्देश्य क्या था दोस्तों? वो था भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। क्या था? भारत के जो सभी प्रमुख समुदाय हैं उनको एक प्रतिनिधित्व देना ही 1945 के वावेल योजना की घोषित उद्देश्य रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतया खत्म कर दिया था। तो 1 अगस्त 1672 की जो घोषणा थी उसने क्या पूर्णतया खत्म कर दिया था दोस्तों? वो किया था हिंदू विधियों का। ठीक है, किसको? हिंदू विधियों को जो है पूर्ण तरीके से जो है खत्म कर दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्यतः आधारित था। तो जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 वो किस पर आधारित है दोस्तों? वो है आपका साइमन कमीशन के अनुशंसाओं पर और 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर। इन पर आधारित है 1935। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो न्यायिक योजना थी उसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट कहाँ स्थापित की गई थी? वो की गई थी आपकी न्यायिक योजना 1790 से, 1790 से जो है न्यायिक योजना के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था? किस चार्टर के द्वारा हुआ था दोस्तों विधि आयोग भारत का प्रथम? तो वो हुआ था 1833 के, 1833 के विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा भारत का प्रथम विधि आयोग। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे? तो जो प्रारंभ में भारत में जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे वो कहाँ किए गए थे? वो किए गए थे मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में। कहाँ? मद्रास में, बम्बई में और कलकत्ता में जो है आरंभ में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था भारत में? वो था टी.बी. मैकाले। टी.बी. मैकाले दोस्तों भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का द्वितीय विधि आयोग अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? तो भारत का जो द्वितीय विधि आयोग था वो किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? वो किया गया था अधिनियम 1853 के द्वारा। किसके द्वारा? अधिनियम 1853 के द्वारा जो है द्वितीय विधि आयोग जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी? तो दोस्तों भारतीय जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान निर्मात्री सभा गठित की गई थी वो की गई थी 1946 में, 1946 में गठित की गई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की थी, वो की थी साइमन आयोग ने। किसने की थी दोस्तों? साइमन कमीशन ने या साइमन आयोग ने। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ऑडी ऑल्टरेम टार्मेन लैटिन वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जो लैटिन भाषा का शब्द है ऑडी, ऑल्टर रेम और पार्टेम, ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। तो इस वाक्यांश का क्या अर्थ हो तो दोस्तों इसका होता है दूसरे पक्ष को भी सुनो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? दूसरे पक्ष को भी सुनना। तो दोस्तों जो आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द माला फाइट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जो माला फाइट शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्तों दुर्भाव। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ क्या होता है? दुर्भाव होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वाक्यांश इप्सो फैक्टो का क्या अर्थ है? तो इप्सो फैक्टो का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वो होता है स्वयंमेव ही। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? इप्सो फैक्टो का क्या अर्थ है? स्वयंमेव ही इसका अर्थ होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है इसका सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1951, 1951 में दोस्तों भारत के संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रूप से रुपयों में बदलने में दिया था। तो जब मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों में बदलने में दिया था तो कितना दिया था दोस्तों? वो था 26 लाख में। ठीक है दोस्तों, कितना? 26 लाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास संकल्पना है? तो सतत विकास संकल्पना किस चीज़ की है दोस्तों? यह है पर्यावरण विधि की। किसकी है दोस्तों सतत विकास? यह है पर्यावरण विधि की संकल्पना के रूप में इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विधि का शासन का अर्थ है? तो विधि के शासन का क्या अर्थ होता है?
विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। तो विधि के शासन का अर्थ होता है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो किसी दूसरे व्यक्ति की अगर संपत्ति में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अतिचार। क्या कहते हैं? अतिचार उसको कहा जाता है जब किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या निर्गत किया जाता है? वो क्या जाता है? याचिका। न्यायालय क्या करती है दोस्तों? इसमें याचिका दायर करती है जिससे मूल अधिकारों को लागू किया जा सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण किया गया है दोस्तों? वो किया गया है भाग 3 में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, और ये हमारे आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधि दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ये होता है आपका नवंबर 26 को। तो 26 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक बेहतरीन क्लास के साथ नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।